हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा 2024-25 की तैयारी में। इस वीडियो में जो है हम एकलव्य स्कूल के जो मॉडल पेपर हैं उसको जो है हम हल करेंगे। जो प्रश्न हैं उसके कॉन्सेप्ट को नहीं बताऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट के सारे वीडियो जो है उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर जा कर के आप सारे टॉपिकों के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नीचे प्लेलिस्ट में जो वीडियो दिया गया है उन वीडियो को देख कर के समझिए। इस वीडियो में हम जो है जिस प्रकार के प्रश्न एकलव्य स्कूल के परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हें हम हल करेंगे और अभ्यास करेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो में जो है हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख इंडिया, हरियाणा और वर्ल्ड में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पास क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा आरेख इंडिया, हरियाणा और वर्ल्ड में सबसे अच्छी संबंध को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पास इंडिया जो है ये क्या है, ये जो है आपका एक देश है इंडिया। ठीक है, हरियाणा ये जो है इंडिया का एक राज्य है। ठीक है, और वर्ल्ड यहाँ ये रहेगा वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब होता है पूरे का पूरी संसार। ठीक है, संसार को हम कहते हैं वर्ल्ड। तो समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है, एक देश है और एक राज्य है, संसार है। तो देखिए राज्य के लिए हम जो है इस तरह से एक गोला बनाएंगे। अब देखिए देश है, देश के लिए क्या करेंगे, हम इसके बाहर एक गोला बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी राज्य है वह देश के अंदर में होगा। ठीक है, तो देश के लिए क्या करेंगे, हम बाहर में एक गोला बनाएंगे। अब देखिए संसार, जो संसार है उसके अंदर में क्या होंगे, आपके देश भी होंगे और राज्य भी होंगे। तो संसार के लिए इसके बाहर में जो है एक गोला इसे बना देंगे। ठीक, तो ये जो है आपके एक संसार के लिए एक इस तरह से गोला बन जाएगा। तो देखिए जो राज्य होगा ये अंदर वाला गोला जो है ये आपके राज्य को जो है दर्शाएगा। ठीक है, ये जो बीच का गोला है ये आपका देश को दर्शाएगा और ये जो सबसे बाहर में गोला है ये आपका संसार को जो है दर्शाएगा। है समझ में? तो राज्य क्या है, राज्य जो है देश के अंदर में होता है और देश जो है आपके संसार के अंदर में होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन गोले जो है बनेंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये वाला। है समझ में? इसमें से ये अंदर वाला होगा आपका राज्य के लिए, ये बीच वाला होगा आपका देश के लिए और ये जो सबसे बाहर में है ये गोला होगा आपका संसार के लिए। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में सबसे अच्छी संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका हॉकी जो है आपका एक खेल होता है, क्रिकेट भी खेल होता है और फुटबॉल भी खेल होता है। लेकिन समझिए यहाँ पास हॉकी जो है ये क्रिकेट से अलग है, क्रिकेट जो है फुटबॉल से अलग है और फुटबॉल जो है हॉकी से अलग है। यानी कि इन तीनों खेलों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो जब इसमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों खेलों के लिए अलग अलग आरेख बनाएंगे। तो हॉकी के लिए आपका बन जाएगा इस तरह से अलग आरेख, क्रिकेट के लिए बन जाएगा आपका इस तरह से अलग आरेख और फुटबॉल के लिए आपका बन जाएगा इस तरह से अलग आरेख। आप चाहे तो इस आरेख को इस तरह से भी बना सकते हो या इस गोले को कहीं पर भी आप रख सकते हो, इसको इस तरह से भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो आरेख हैं, ये गोले हैं, ये अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। ये जो है आपका हो जाएगा हॉकी के लिए। ठीक है, ये जो है आपका हो जाएगा क्रिकेट के लिए और ये जो है आपका हो जाएगा फुटबॉल के लिए। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि प्रश्न जो है हिंदी में लिखे हो लेकिन यहाँ पर जो नाम लिखे हो इसको इंग्लिश में क्यों लिखे हो। क्योंकि जो आपके पेपर है उसमें जो है ये इंग्लिश में ही दिया गया था पिछले वर्ष, इसलिए इसको जो है इंग्लिश में ही रखा गया है। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेपर, स्टेशनरी, इंक में सबसे अच्छी संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर भी इसको मैं इंग्लिश में इसलिए रखा हूँ क्योंकि यह प्रश्न जो है पिछले वर्ष से पूछा गया था और इसे ऐसे इंग्लिश में ही दिया गया था। ठीक है, समझिए पेपर का मतलब क्या होता है, पेपर जो आप कॉपी वगैरह लिखते हो ना सब पेपर कहलाते हैं। ठीक है, तो सब क्या है पेपर। स्टेशनरी मतलब होती है
वह दुकान जहां आपके पुस्तक कापी जहां से आप खरीदते हो, पुस्तक कापी पेन, उस दुकान को कहते हैं स्टेशनरी। ठीक है। इंक मतलब होता है दवात या स्याही, जो आपके पेन वगैरह में यूज होता है उसको कहते हैं इंक या दवात। ठीक है। तो देखिए, ये जो पेपर है और इंक है, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। पेपर जो है आपका अलग होती है, इंक जो है आपके अलग होती है। तो पेपर के लिए हम बनाएंगे अलग गोला, इंक के लिए बनाएंगे अलग गोला। ठीक है। लेकिन ये आपका पेपर और आपका इंक, ये दोनों के दोनों जो है आपके स्टेशनरी सामान है, यानी कि पुस्तक से संबंधित सामान है। इसलिए स्टेशनरी क्या होगा, ये इन दोनों के ऊपर में जो है स्टेशनरी इस तरह से बनेगा। ठीक है। तो देखिए, इस तरह से जो भी आकृति बना होगा वो हमारा सही आरेख होगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही आरेख है। ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गोल्ड, मेटल और जिंक में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है। यहाँ देखिए, गोल्ड जो है ये आपका एक तत्व होता है, गोल्ड। ठीक है। जिंक भी आपका एक तत्व होता है। मेटल मतलब होता है धातु। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पास जो गोल्ड है और जिंक है, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता। तो गोल्ड के लिए बनाएंगे हम अलग आरेख इस तरह से, और जिंक के लिए बनाएंगे अलग आरेख इस तरह से। लेकिन आपका गोल्ड को भी कहा जाता है मेटल। ठीक है। गोल्ड को क्या कहते हैं हम, धातु कहते हैं या मेटल कहते हैं। जिंक को भी हम कहते हैं धातु या मेटल। ठीक है। यानी कि आपका जो गोल्ड है ये भी आपका क्या कहलाता है, ये भी आपका मेटल कहलाता है। और जो जिंक है ये भी आपका कहलाता है मेटल। जैसे कि समझो, आपके पास कोई पेन है, एक पेन है आपके पास नटराज का, एक पेन है आपके पास मोन्टेक्स का। तो एक को कहेंगे हम मोन्टेक्स, एक को कहेंगे हम नटराज, लेकिन दोनों दोनों क्या है, पेन है। वैसे ही आपका गोल्ड है उसको कहा जाता है धातु, और जिंक को भी कहा जाता है धातु। ठीक है। तो दोनों दोनों क्या है, धातु कहलाते हैं। तो जब दोनों दोनों धातु हैं तो धातु के लिए क्या होगा, ये इन दोनों के ऊपर में इस तरह से आरेख बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से जो भी आरेख होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए, इन चारों में से सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित नीचे दिए गए घड़ी देखकर समय बताओ। आपको यहाँ पर घड़ी दिया गया है, इसमें क्या समय हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 12:50, दूसरा है 11:11, तीसरा है 11:57, और चौथा है 12:11। तो समझिए यहाँ पास इसे कैसे हल करेंगे। देखिए, ये जो इसमें ये वाली कांटा है ये आपका घंटा कांटा है। ठीक है। ये क्या है आपका घंटा कांटा। ये घंटा कांटा को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये कांटा कहाँ पास है। तो ये देखिए, कांटा जो है आपके अभी 12 के पास है। तो ये कांटा जो है जिन दो संख्या के बीच में होगा उसके पहले वाले को लेंगे, यानी कि ये अभी 12 और 11 के बीच में है लगभग लगभग। ठीक है। ये 12 जस्ट बढ़ने वाला है, तो क्या करेंगे हम इस पहले वाले को लेंगे, यानी कि 11 को लेंगे। तो यहाँ लेंगे 11। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जो बड़ा कांटा है ये कांटा होती है आपका मिनट का कांटा। बड़ा कांटा किसकी होती है, तो बड़ा कांटा होती है आपका मिनट का कांटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो बड़ा कांटा है ये कहाँ पास है, देखिए ये आपका 11 है, 11 के आगे है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 11 संख्या है यहाँ तक लेंगे। ठीक है। और ये जो 11 संख्या है ना, इस 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। मतलब जो भी संख्या रहेगा उसका पहाड़ा 5-5 बार ही आपको पढ़ना है। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो कितना आएगा, 11×5 = 55 आया 55। ये 55 को रखे रहेंगे। ठीक है। अभी अब देखिए, यहाँ पास ये जो आपका मिनट कांटा जिस भी इस लाइन पर है वहाँ तक गिनेंगे। यहाँ तक हो गया आपका 55 मिनट, ये हो जाएगा आपका 56 मिनट, और ये होगा आपका 57 मिनट। ठीक है। तो ये हो जाएगा 11:57। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन, नीचे दिए गए घड़ी देखकर समय बताओ। हमें क्या करना है, इस घड़ी को देख करके समय बताना है। तो देखिए भाई, ये आपका है घंटा कांटा है। हम क्या करेंगे, घंटा के लिए ये जिस दो संख्याओं के बीच में है, इस संख्या में से जो पहले वाली संख्या है उसको लेंगे। तो यहाँ पास क्या है, पहली संख्या ये जो है 12 और 1 के बीच में है, तो हम लेंगे यहाँ पास 12 को। ठीक है। 12 को लेने के बाद अब चेक करेंगे मिनट वाले कांटा को, ये है आपका मिनट कांटा। तो देखिए, जो मिनट कांटा है ये किस अंक के, ये किस संख्या के पास है, ये आपका 7 के पास है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेंगे। तो 7 पंचे होता है 35। ठीक है।
इस 35 के बाद अब इस लाइन को गिनेंगे। तो देखिए ये लाइन होगा आपका 36 लाइन, ये होगा आपका 37 लाइन। ठीक है, क्या होगा ये 37 लाइन। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 12:37। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 37। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 12:37। आया समझ में। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए घड़ी देखकर समय बताओ। तो बताइए इस घड़ी में कितना समय हुआ है। तो देखिए सबसे पहले चेक करते हैं इस घंटा कांटा को। ये घंटा कांटा कहाँ है, ये है आपका 5 और 6 के बीच में। तो हम किसको लेंगे, पहले वाले को लेंगे। पहले क्या है, 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब 5 के बाद देखिए जो मिनट कांटा है वो कहाँ पास है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये आपका 10 है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इस 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो हो जाएगा 10 पंचे 50। अब 50 के बाद में क्या करेंगे भाई, ये जो लाइन है ना इसको गिनेंगे। तो ये हो गया आपका 51 और ये हो गया आपका 52। ठीक है, ये कहाँ पास है, 52 के पास है। तो ये हो जाएगा 5:52। आया समझ में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5:52। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए घड़ी देखकर समय बताओ। हमें समय बताना है। तो देखिए समय बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले घंटा कांटा को देखेंगे, ये कहाँ है, ये आपका 10 और 11 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाले को लेंगे, यानी कि 10 को लेंगे। यहाँ हो जाएगा 10। 10 के बाद में चेक करते हैं अब मिनट कांटा को। तो देखिए जो मिनट कांटा है आपका 11 में है। कहाँ है, 11 में। 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 11 पंचे हो जाएगा 55। तो ये हो जाएगा आपका 10:55। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 10:55। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पास जो खाली जगह है, यहाँ पास इन चारों में से कौन सी संख्या आएगा ये हमें बताना है। देखिए जहाँ पास भी आपके ये जो ए बी सी डी वाले संख्या आएंगे, ठीक है, लुप्त संख्या में ए बी सी डी वाला आएगा, वहाँ पास आपको सबसे पहले ए बी सी डी जो है लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको जो है मैं साथ में नीचे में नंबर भी जो है लिख देता हूँ। ए के लिए 1 नंबर, बी के लिए 2 नंबर, सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए 5, एफ के लिए 6, जी के लिए 7, एच के लिए 8, आई के लिए 9, जे के लिए 10, के के लिए 11, एल के लिए 12 और इसके लिए 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है A1, यानी कि एक ए के साथ में 1 है। फिर है B2, बी के साथ में 2 है, सी के साथ में 3 है। तो देखिए भाई यहाँ क्या है, लाइन से आ रहा है, पहले ए आया, ठीक है, फिर बी आया, फिर सी आया। तो आगे क्या होगा, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी, तो सी के बाद आएगा डी, और डी के साथ में क्या लेंगे, इस 4 को लेंगे। तो यहाँ पास आएगा आपका D4। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पास है ए, फिर डी, जी। ठीक है, तो यहाँ पास भी आपके ये लुप्त संख्या वाले में ए बी सी डी वाला रहेगा प्रश्न, वहाँ पास आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ए बी सी डी जो है लिख लेना है। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, फिर है जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। मैं बस यहीं तक लिखता हूँ। अब देखिए समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है। यहाँ देखिए पहले है ए, ठीक है, यानी कि इस ए को लिया गया है और इसके साथ में छोटा अक्षर को भी लिया गया है। फिर लिया गया है डी को, ये देखिए इसके बाद लिया गया है डी को, डी के बाद लिया गया है जी को। ठीक है, अब समझिए यहाँ क्या हो रहा है, ये जो ए है और डी है, इसके बीच में बी और सी को छोड़ दिया गया है। ठीक है, वैसे यहाँ भी डी और जी के बीच में ई और एफ को छोड़ दिया गया है। तो हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास जो है जैसे कि ए को लिए, इसके बाद में 2 अक्षर को छोड़ दिए और डी को लिए, फिर डी को लिए, इसके बाद में 2 अक्षर को छोड़ के जी को लिए। तो आगे क्या करेंगे, हम जी के आगे जो है 2 अक्षर को छोड़ देंगे, एच और आई को जो है छोड़ देंगे और आगे लेंगे जे को। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा हमारा जे और छोटा जे। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जे। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पास है 1, फिर है 2, 2, 4, 8। ठीक है, देखिए क्या है, 1 है, 2 है, 2 है, 4 है, 8। इसके आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पास क्या हो रहा है, समझिए। ये जो 1 है और ये 2 है, तो 1 का गुणा हुआ 2 के साथ में, 1 गुणित 2।
ठीक है, हमें कितना मिलेगा, 2 एकम 2। ठीक है, इस 2 को लिखा गया इसके आगे में, कहाँ लिखा गया इस 2 को, इन दोनों का क्या किए हम, गुणा किए, जो भी आंसर प्राप्त हुआ इसको लिखे इसके आगे में, यानी कि ये 2 आ गया। अब इस 2 का गुणा किए इसके पहले वाले अंक के साथ में, यानी कि 2 का गुणा हुआ 2 के साथ में, तो यहाँ होगा 2 गुणित 2, तो हमें मिलेगा 4। इस 4 को लिख दिए इसके आगे में, यानी कि यहाँ पास इस 2 के आगे लिख दिए 4 को। ठीक है, अब क्या होगा, इस 4 का गुणा करेंगे इसके पहले वाली संख्या के साथ में, तो यहाँ होगा 4 गुणित 2 यानी कि 8। कितना होगा, 8। ठीक है, इस 8 को लिख दिए यहाँ आगे में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, इस 8 का गुणा होगा इसके पहले वाली संख्या यानी कि 4 के साथ में, यहाँ होगा 8 गुणित 4 बराबर कितना होगा, 8 चौके 32। तो आगे क्या आएगा, आगे आएगा 32, तो यहाँ पास आएगा आपका 32। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ देखिए आगे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ है ACE, इसके आगे क्या आएगा ये हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे ABCD। ठीक है, मैं यहीं तक ही लिखता हूँ, यहाँ तक में हल हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या लिया गया है, A को लिया गया है, तो सबसे पहले लिया गया है A को, A के बाद में लिया गया है C को। ठीक है, C के बाद में लिया गया है E को। अब समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है, A के बाद में जो है B को छोड़ दिया गया है, C को लिया गया, C के बाद में D को छोड़ दिया गया है, E को लिया गया है, तो आगे क्या करेंगे हम, F को छोड़ देंगे और आगे लेंगे G को। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा G, और यहाँ पास आएगा G, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पास है 1, फिर है 1 प्लस 2, फिर है 1 प्लस 2 प्लस 3। अब इसके आगे क्या आएगा ये हमें बताना है, तो देखिए सिंपल सा है भाई, यहाँ पास 1 था, फिर अगले में क्या किए 1 प्लस 2 कर दिए, फिर इसके अगले में 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दिए, तो इसके अगले क्या होगा, इसके अगले होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पास खाली जगह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यहाँ पास है गाय अनुपात बछड़ा, समानुपात बाघ अनुपात खाली स्थान। तो इस खाली जगह पर क्या आएगा ये हमें बताना है, तो देखिए यहाँ पास गाय के साथ में है बछड़ा, यानी कि गाय का संबंध किससे है, बछड़ा से है, तो वैसे ही बाघ का संबंध किससे होगा, तो देखिए बछड़ा क्या होती है, गाय के बच्चे को कहते हैं बछड़ा। ठीक है, तो गाय का संबंध किससे है, उसके बच्चे से है, यानी कि बछड़ा से है, तो बाघ का संबंध किससे होगा, उसके बच्चे से होगा। तो सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन देखिए पिल्ला, पिल्ला किसको कहते हैं, ये कहते हैं कुत्ता के बच्चे को, इसलिए ये हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन है भेड़ का बच्चा, भेड़ का बच्चा, ये भी हो जाएगा गलत। तीसरा है पशु शावक, पशु शावक यानी कि जो शावक होते हैं या फिर शेर के बच्चे को कहा जाता है शावक। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा, बाघ के बच्चे को क्या कहेंगे हम, शावक कहेंगे या फिर पशु शावक कहेंगे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा ऑप्शन है खरगोश का बच्चा, तो हम बाघ के बच्चे को तो खरगोश का बच्चा नहीं कहेंगे, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 पशु शावक। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए, पहला है देखिए यहाँ पास है बाघ, बाघ के साथ में है बाघिन। ठीक है, वैसे शेर के साथ में क्या होगा, तो बाघ का संबंध किससे है, बाघिन से है, तो शेर का संबंध किससे होगा, पहला ऑप्शन देखिए भेड़ का बच्चा, ये आपका गलत होगा। दूसरा है पशु शावक, ये भी आपका गलत होगा। तीसरा है शेरनी, ये बिल्कुल सही होगा। जैसे बाघ का संबंध है बाघिन से, ठीक है, बाघ यानी कि इसको कहेंगे हम, जो आपके पुरुष बाघ होंगे उसको कहेंगे बाघ, और जो महिला बाघ होगी उसको कहेंगे बाघिन। वैसी जो पुरुष शेर होगा वो कहलाएगा आपका शेर, और महिला शेर को कहेंगे शेरनी, तो शेर के साथ में आएगा यहाँ पास शेरनी। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए, यहाँ देखिए यहाँ पास है पक्षी विज्ञानी, पक्षी। ठीक है, यानी कि पक्षी विज्ञानी का संबंध है पक्षी से, पक्षी विज्ञानी जो है पक्षियों के जो वैज्ञानिक होते हैं उसको जो है पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं, जो वैज्ञानिक पक्षियों के बारे में छानबीन करते हैं, खोज करते हैं, उसको कहते हैं पक्षी वैज्ञानिक। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पास है पुरातत्वविद, पुरातत्वविद उसे कहते हैं जो लोग पुराने ज़माने की जो चीज़ें होती हैं जिसको खोद करके निकालते हैं, उसका अध्ययन करते हैं,
उसको कहते हैं पुरातत्वविद। ठीक है, और जो लोग पुरानी चीज़ों को खोदते हैं, खोद करके जो है उसको निकालते हैं, उसको कहते हैं पुरातत्व। ठीक है, तो पुरातत्वविद का संबंध किससे होगा? तो पुरातत्वविद का संबंध होगा पुरातत्व से। तो हमारा सही आंसर होगा पुरातत्व। ठीक है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन है द्वीप, जो कि गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है पुरातत्व, ये बिल्कुल सही होगा। पुरातत्वविद का संबंध आपका पुरातत्व से होगा। मध्यस्थ है, ये भी आपका गलत होगा। जली है, ये भी आपका गलत होगा। तो सही आंसर होगा पुरातत्व। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ पास है खेत, सॉरी यहाँ पास है किसान, किसान के साथ दिया है खेत। किसान का संबंध किससे है? खेत से है। वैसे वकील का संबंध किससे होगा? पहला ऑप्शन देखिए दुकान, ये गलत है। वकील का संबंध दुकान से नहीं होगा। दूसरा है मंदिर, ये भी गलत है। तीसरा है कार्यालय, ये भी गलत है। चौथा है न्यायालय। वकील कहाँ काम करते हैं? वकील जो है न्यायालय में काम करते हैं, कोर्ट में काम करते हैं। तो सही आंसर होगा न्यायालय। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ये आपका जो आपके बायां हाथ होता है वो होता है बाईं ओर, यानी कि ये वाला होगा आपका बाईं ओर। इस साइड में है प्रश्न चित्र। और दाईं ओर होता है आपका, जो आपका दायां हाथ होता है दाईं ओर, यानी कि ये होगा आपका दाईं ओर। दाईं ओर ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें। यहाँ पर ये जो लाइन लाइन दिया गया है, ये वाले, ये है आपके दर्पण। ठीक है, ये आपके दर्पण को जो है दिखा रहे हैं, ये है आपके दर्पण। तो यहाँ पास ये आपका प्रश्न आकृति दिया गया है, इसके ऊपर में दिया गया है दर्पण। इसका दर्पण प्रतिबिंब इन चारों में से कौन सा सही होगा वो हमें बताना है। तो चलिए हम इसका पहले दर्पण प्रतिबिंब बना करके देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पास आपका इस तरह से आकृति है, ठीक, ये ऐसे है। तो यहाँ पास ऐसे गोला है, इसके ऊपर में क्या है? यहाँ पास है आपका दर्पण इस तरह से। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु के ऊपर में दर्पण रखा होता है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते समय हम क्या करेंगे? ये जो वस्तु है इसका जो नीचे का हिस्सा है यह प्रतिबिंब में बनेगा ऊपर में, और जो इसका ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या है? इसका ऊपर का हिस्सा ये बनता है नीचे में। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो जो नीचे का हिस्सा है ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा सबसे ऊपर में। तो इसको जो है हम ऊपर में बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ से ऐसे नीचे आया हुआ है, यहाँ से नीचे आया हुआ है, इस तरह से इसको बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे बन गया। अब जो इसके ऊपर में है ये वाला हिस्सा बनेगा इसके नीचे में। तो देखिए ऊपर में क्या है? यहाँ पास ऐसे गोला है, तो गोला जो है यहाँ पास इस तरह से बन जाएगा। ठीक, तो क्या होता है, जब भी दर्पण इसके ऊपर में हो या नीचे में हो वस्तु का, इसका प्रतिबिंब बनाते समय वस्तु का नीचे का हिस्सा बनेगा सबसे ऊपर में, और जो सबसे ऊपर में है वो बनेगा सबसे नीचे में। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनेगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में इस तरह से कौन सी आकृति है? पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है। यही जो है हमारा सही आंसर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। ठीक है, यहाँ पास है आपका, ये है आपका प्रश्न चित्र और ये है आपका उत्तर चित्र। हमें क्या करना है? इस प्रश्न चित्र को देखना है और इन चारों उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करना है जिसको इन टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम इन टुकड़ों को नाम दे देंगे। इसको देते हैं पहला नाम, ठीक है, इसको दे दिए 1 नंबर, इसको दे दिए 2 नंबर, इसको दे दिए 3 नंबर। अब हम क्या करेंगे? इन सारे टुकड़ों को हम इन चित्रों में खोजेंगे। ठीक है, और जिसमें भी ये सारे के सारे टुकड़े मौजूद होंगे वो हमारा उत्तर आंसर होगा। तो चलिए भाई खोजते हैं। देखिए इसमें 1 नंबर का ये जो डिब्बा है ये कहाँ पास है? ये वाला डिब्बा आपका 1 नंबर के डिब्बे के समान है। ठीक है, ये वाला डिब्बा आपका 2 नंबर के डिब्बे के समान है, और ये वाला डिब्बा जो है आपके 3 नंबर डिब्बे के समान है। तो इस पहले आकृति में जो है सारे के सारे टुकड़े जो है हमें मिल गए, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर भी हम इन बाकी ऑप्शनों को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो दूसरी आकृति है इसमें क्या आपका ये जो 1 नंबर का टुकड़ा है कैसे मौजूद है? तो इसमें जो है आपका इस तरह से कोई भी आकृति इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। इस तीसरे ऑप्शन में भी देखिए क्या इसमें भी आपका 1 नंबर का टुकड़ा मौजूद है? तो नहीं, इसमें भी जो है 1 नंबर का टुकड़ा नहीं है,
इसलिए ये भी गलत होगा। चौथे ऑप्शन में देखिए, ये वाला जो बना हुआ है ये आपका 1 नंबर के टुकड़े के समान है, ये आपका 2 नंबर के टुकड़े के समान है, लेकिन इसमें जो है 3 नंबर का टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी गलत आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए आकृति का जल प्रतिबिंब होगा। यहाँ पास आकृति दिया गया है, इसका हमें जल प्रतिबिंब बनाना है। तो जब भी प्रश्न में जल प्रतिबिंब बोलेगा तो आपको जो है समझ जाना है कि जल जो है इस आकृति के यहाँ नीचे में इस तरह से होगा। ठीक है, आपको जल इस तरह से बना हुआ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अगर नहीं देगा तो आप समझ जाइए कि जल कहाँ होगा, इस आकृति के नीचे में होगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम जल प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पास ये आपका आकृति इस तरह से है। ठीक है, यहाँ ऐसे है और गोला यहाँ पास है, यहाँ पास ऐसे चतुर्भुज बना हुआ है और यहाँ भैया ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो जब इसका हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे में ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए ये जो आकृति है ना, इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको बनाएंगे सबसे नीचे में, और इस आकृति का जो नीचे का हिस्सा है इसको बनाएंगे सबसे ऊपर में। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए जो सबसे ऊपर में है कहाँ बनेगा, सबसे नीचे में बनेगा। तो सबसे पहले तो बना लेते हैं एक गोला इस तरह से। ठीक है, जो सबसे ऊपर में है कहाँ जाएगा, सबसे नीचे में आएगा। तो देखिए ऊपर में क्या है आपका, ऊपर में बना है आपका ऐसे गोला टाइप बना है। ये गोला जो है ना आपका यहाँ बन जाएगा नीचे में इस तरह से, यहाँ बीचों बीच में आपका लाइन रहेगा ऐसे, ये लाइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए जो नीचे हिस्से में बना है ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका ऊपर वाले हिस्से में। तो यहाँ पास बन जाएगा आपका इस तरह से चतुर्भुज, ये पूरी तरह से भरा होगा, और यहाँ पास बनेगा आपका इस तरह से चतुर्भुज। जो तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पास इसमें ध्यान रखना, ये वाली जो आपका आकृति है ये वाला, ठीक है, यहाँ पास ये जो बना हुआ है ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ बीच से ऐसे बना हुआ है, तो ये जो है ना आपका, यहाँ समझिए, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ऐसे है, ठीक, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, अब समझिए जब इसको हम बनाएंगे ऊपर में तो कैसे बनेगा, ये आपको ऊपर में ऐसे है। ठीक है इस तरह से। अब देखिए जो इसमें क्या होता है, जो आपका नीचे का आकृति है ये बनता है ऊपर में, और ऊपर का बनता है आपका नीचे में। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है ये बनेगा सबसे ऊपर में इस तरह से, ये वाला जो बनेगा आपका सबसे नीचे में इस तरह से। देखिए बीच में कैसे, यहाँ से ऐसे लाइन है, तो लाइन क्या होगा, देखिए यहाँ पास लाइन जो है आपका यहाँ पास है, कहाँ पास है, यहाँ पास है, ये नीचे में, ये जाएगा सबसे ऊपर में, ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका लाइन स्टार्ट होगा और ये लाइन जो है आपका यहाँ पास ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है आपका भरा वाला होगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो भरा वाला हिस्सा होगा ना उसको ध्यान में रखेंगे कि कैसे भरना है। देखिए क्या हुआ, ये देखिए आपका क्या है, ये आपका नीचे का हिस्सा है, ये हिस्सा कहाँ गया, सबसे ऊपर में गया, और इस कोने से जो है आपका ये भरा वाला हिस्सा स्टार्ट होकर कैसे आया है, तो यहाँ से क्या होगा, ये स्टार्ट होकर के इस तरह से यहाँ पास आएगा। ठीक है, तो जो भरा वाला है ना ये आपका इस तरह से होगा इसमें। तो देखिए भाई इसमें इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, यही जो है हमारा सही आंसर होगा। ये गोला जो है आपका आ गया है नीचे में, यहाँ पास आपका ये भरा वाला है चतुर्भुज, और ये वाले जो डिब्बा है ये आपको बिल्कुल इसमें सही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें आपका ये वाली जो बना हुआ है ये आपका गलत बना हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन में भी देखिए ये वाली जो आपका बना हुआ है आकृति ये गलत बना हुआ है, इसलिए ये भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन में भी यही वाला आकृति आपका गलत बना हुआ है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए आकृति का जल प्रतिबिंब होगा। हमें जो है इसका क्या करना है, जल प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिए भाई जब भी हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमें क्या करना है, या नीचे में जल की कल्पना करना है और इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो जल प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पास जैसे कि आकृति है, ठीक है, यहाँ ऐसे क्रॉस है, यहाँ पास ऐसे है और इस तरह से है, और नीचे में ऐसे गोला है। तो हम क्या करते हैं, ये गोला जो है आपका नीचे में ऐसे भरा हुआ है। ठीक, तो जब भी हम इसका जल प्रतिबिंब बनाते हैं हम क्या करते हैं, जो ऊपर की आकृति है इसको बनाएंगे नीचे में, और जो नीचे की आकृति है इसको बनाएंगे ऊपर में। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। लेकिन आपको इसमें भी एक बात का ध्यान रखना है कि जो ऊपर में आकृति बनेगा, जैसे कि आकृति नीचे में है, ये जब ऊपर में बनेगा तो इसमें भी ये जो इसके अंदर में भी जो आकृति है वो भी आपका बदल जाएगा।
जो नीचे में भरा हुआ है ये आपका आ जाएगा ऊपर में, और जो ऊपर में खाली है वो आ जाएगा नीचे में। है समझ में? तो यहाँ पर जो गोला बनेगा इसमें क्या होगा, ऊपर में आ जाएगा आपका भरा वाला हिस्सा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका खाली हिस्सा। ये क्रॉस है, क्रॉस आपका वैसी की वैसी रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर से जो चतुर्भुज बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये ऐसे है और यहाँ से लाइन ऐसे है। तो जब ये नीचे में आएगा तो ये जो है कैसे बनेगा समझिए। यहाँ पास आपका ऐसे, ये क्या है, चतुर्भुज है। जो ऊपर का हिस्सा है कहाँ आएगा, ये आएगा आपके नीचे में, यानी कि यहाँ पास आएगा। और यहाँ से क्या होगा, लाइन जो है आपका स्टार्ट होगा, तो यहाँ से ये इस कोने पे जाएगा। तो जब ये चतुर्भुज आपका नीचे में आ जाएगा यहाँ पास, तो कैसे बन जाएगा ये आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। यही हमारा सही आंसर, सॉरी ये आपका गलत आंसर है। इसमें क्यों गलत है, क्योंकि जो भरा वाला हिस्सा है आपका कहाँ है, आपका नीचे में है, जबकि कहाँ आएगा, आपका ऊपर में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ये आपका गलत आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये भी आपका गलत है। क्यों, क्योंकि डिब्बा को देखिए ये आपका गलत जगह पे आ गया है। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसमें देखिए आपका गोला जो है, इसमें ये ऊपर वाला भरा है, नीचे वाला खाली है। आपका क्रॉस बिल्कुल सही जगह पर है, और ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इस तरह से जो है हम इस जल प्रतिबिंब वाले प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए 22वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए आकृति का जल प्रतिबिंब होगा। यहाँ पास आकृति दिया गया है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका जल प्रतिबिंब जो है बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा, जो आपका ऊपर की आकृति है ये कहाँ आ जाएगा, ये आएगा आपके नीचे में, और जो नीचे की आकृति है ये आ जाएगा आपके ऊपर में, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसका जल प्रतिबिंब। इस तरह से है, और ये आपका इस तरह से है, ठीक है। जब इसका जल प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पास ऐसे लाइन लाइन है, यहाँ पास ऐसे लाइन है, यहाँ पास ऐसे लाइन है, ठीक है। तो जब इसका जल प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, ये सबसे ऊपर में है, ये कहाँ जाएगा, ये आएगा सबसे नीचे में, ठीक। तो देखिए यहाँ पास जो भरा वाला लाइन है कहाँ जाएगा, ये आपका नीचे में आएगा, और ये वाला जो है आपका भरा वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास जो आपका ये वाला है, यहाँ क्या है, खाली वाला है, ये खाली वाला आ जाएगा आपका यहाँ पास। ये कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ पास, और ये आएगा यहाँ पास, यानी कि ये दोनों डिब्बा जो है आपके खाली रहेंगे, और यहाँ आ जाएगा आपका ये लाइन वाला, इस तरह से, ठीक। तो ये जो बनाया हूँ मैं, ये भरा वाला, इसमें आपका लाइन लाइन है, इसमें लाइन है, इसमें लाइन है, और इसमें लाइन है। तो देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, ये भी आपका गलत आंसर है। क्यों, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो लाइन है इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो छोटा लाइन है आपका ये अंदर की ओर है, ठीक है। तो यहाँ बड़ा लाइन है, फिर यहाँ बड़ा लाइन है, इस तरह से है, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, जो आपका छोटा लाइन है आपका बाहर की ओर है, इसलिए ये आपका गलत आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तीसरा ऑप्शन देखिए, ये भी आपका गलत है। चौथा ऑप्शन देखिए, बिल्कुल सही आंसर है। इसमें लाइन आपका ये बिल्कुल सही है, ये वाला लाइन भी, इसमें का लाइन भी बिल्कुल सही है, इसमें का लाइन भी बिल्कुल सही है। ये जो छोटा लाइन है आपका ये अंदर की ओर है, ठीक है, बाहर में है बड़ा लाइन, ठीक। तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जल प्रतिबिंब वाले प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाना है, ये बहुत ही कठिन प्रश्न होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए आकृति का जल प्रतिबिंब होगा। यहाँ पास आपका आकृति बना हुआ है, इसका जल प्रतिबिंब कैसे होगा। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि यहाँ पास जो है जल है, और जब जल यहाँ पास है तो क्या होगा, इसमें जो ऊपर की आकृति होगा वो बनता है नीचे में, और नीचे का आकृति बनता है ऊपर में। चलिए बना करके देख लेते हैं भाई। ये इस तरह से है, तो जो ऊपर में है ये कहाँ बनेगा, ये बन जाएगा आपके नीचे में, ठीक है। तो ये जो ऊपर की आकृति है ये आपका आ जाएगा नीचे में, इस तरह से, ये ऐसे ये गोला बन जाएगा आपका यहाँ पास, इस तरह से। यहाँ पास जो त्रिभुज है ये बनेगा कहाँ, आपके ऊपर में आ जाएगा। ये त्रिभुज जो है आपका यहाँ पास इस तरह से आ जाएगा। ये गोला कहाँ, नीचे में है, ये बन जाएगा आपके ऊपर में, यहाँ पास ऐसे। त्रिभुज ऊपर में है, ये बन जाएगा आपके नीचे में, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन को देखिए, ये हमारा गलत आंसर होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि देखिए ये वाली जो त्रिभुज है इसमें जो है ये सीधा बना है, जबकि यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो है ये उल्टा बनेगा, इसलिए ये हो जाएगा गलत आंसर। दूसरा ऑप्शन देखिए, इस दूसरा ऑप्शन में भी देखिए, ये वाली गोला है आपका ऊपर में है, जबकि कहाँ है, इसमें जो है ये नीचे में होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी होगा गलत आंसर। इस तीसरा में देखिए,
इसमें गोला सही जगह पर है, ये त्रिभुज भी आपका सही जगह पर है, ये गोला भी सही जगह पर है, ये त्रिभुज भी सही जगह पर है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, ये गोला ऊपर में है इसलिए ये गलत आंसर होगा, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 24वां क्वेश्चन, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, डी ए से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे समझिए। यहाँ क्या दिया है, यदि ए बी का भाई है, तो सबसे पहले लिखते हैं ए और बी। ठीक है, इसमें जो है हम तीर का निशान लगाते हैं। देखिए क्या बोला है, यदि ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है, तो ये ए जो है क्या है, बी का भाई है, तो यहाँ लिख देते हैं भाई। ठीक है, बी का क्या है, भाई है, इसलिए तीर का चिन्ह जो है इस ए की ओर रहेगा। अब देखिए बी सी की बहन है, बी क्या है, सी की बहन है, यहाँ बना देते हैं सी। ये क्या है, सी की बहन है, बी क्या है, सी की बहन है, यहाँ लिख देते हैं बहन। ये क्या है, सी की बहन है। और सी डी का पिता है, ये सी क्या है आपका, डी का पिता है, इसका पिता है डी का, किसका पिता है, डी का पिता है। तो डी ए से कैसे संबंधित है ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, ये डी जो है ए से कैसे संबंधित है ये बताना है। तो देखिए डी क्या है, सी क्या है, सी जो है डी का पिता है, ये क्या है, ये जो है पिता है डी का, यानी कि डी क्या हुआ, इसका पुत्र हो गया। क्या हुआ, सी का पुत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो बी है ये क्या है, सी की बहन है, ये क्या है, इसकी बहन है। ठीक, क्या है, बहन है। तो मान के चलो कि ए जो है ये आप हो। ठीक है, तो देखिए आपका, तो देखिए यहाँ पास क्या है, ये जो बी है ये क्या है, सी की बहन है। ठीक है, इसकी बहन है। और ए जो है इस बी का भाई है, ये क्या है, बी का भाई है, यानी कि ए जो है क्या होगा आपका, सी का, इस सी का जो है, सी का भी भाई होगा आपका ए। क्या होगा, सी का भाई होगा ए, क्योंकि बी क्या है, सी की बहन है। ठीक है, और बहन का भाई यानी कि इसका भी भाई होगा, है समझ में। बी क्या है, सी की बहन है। ठीक है, और ए क्या है, इस बहन का भाई है। तो समझिए ये सी क्या है, इस सी का बहन हुआ और ये भाई है, तो ए क्या होगा, ए जो है सी का भाई होगा, यानी कि ए क्या है, सी का भाई है। देखिए इसका भाई है और डी क्या है, इसका पुत्र है। तो जो पुत्र है ये अपने पिता के भाई को क्या कहेगा, तो पिता के भाई को कहते हैं चाचा। क्या कहते हैं, पिता के भाई को चाचा कहते हैं। तो डी का ए से कैसे संबंध है, तो डी का जो है ए से संबंध है चाचा का। क्यों, क्योंकि ये जो ए है ये आपके पिता का भाई है, इसलिए डी का क्या होगा, डी का होगा चाचा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, चाचा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इस संबंध वाले प्रश्न को ऐसे एरो बना बना करके हल करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए चंद्रू ने कहा, वहाँ मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। तस्वीर में चंद्रू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है, चंद्रू, पहला नाम है चंद्रू, यहाँ लिख देता हूँ मैं चंद्रू। चंद्रू ने क्या कहा, वहाँ मेरे भाई के, वह क्या, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। मेरे भाई के पिता, ठीक है, मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है, उसका बेटा भी है। ठीक है, इस तरह से इतने सारे हमें वर्ड मिल गए। तस्वीर में चंद्रू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें क्या करना है, चंद्रू और बेटा इन दोनों के मध्य में क्या संबंध है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, चंद्रू ने कहा वहाँ मेरे भाई के पिता, ठीक है, भाई के पिता, चंद्रू का भाई है, इस भाई का पिता। ठीक है, तो भाई का पिता क्या होगा, चंद्रू का भी पिता होगा कि नहीं होगा, भाई का पिता यानी कि चंद्रू का भी पिता होगा। यहाँ लिखता हूँ पिता, ये हो गया चंद्रू का पिता। अब चंद्रू के पिता की इकलौती बेटी, ठीक है, चंद्रू के पिता की इकलौती बेटी यानी कि चंद्रू के पिता है उसकी बेटी, ये हो गया उसके बेटी, यानी कि क्या होगा, चंद्रू की ये बेटी क्या होगा, चंद्रू की दीदी होगा या बहन होगा। ठीक है, लिखता हूँ दीदी। ठीक है, तो जो चंद्रू के भाई का पिता है उसकी बेटी क्या होगा, चंद्रू का होगा दीदी।
और उसका इकलौता बेटा क्या होगा? ये होगा चंद्रू का भांजा। क्या होगा? चंद्रू का भांजा होगा। तो क्या बोला है? तस्वीर में चंद्रू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो तस्वीर में जो चंद्रू है वह इस लड़के से किस प्रकार का संबंध होगा? तो इस लड़के का जो है चंद्रू क्या होगा? मामा होगा। क्या होगा? मामा। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मामा। अब देखिए 27वां क्वेश्चन। अरुण रोहित का पिता है। अरुण क्या है? रोहित का पिता। यहाँ लिखते हैं अरुण रोहित का पिता है। ठीक है, रोहित। रोहित माला का भाई है। रोहित क्या है? माला। यहाँ लिख देता हूँ माला। रोहित माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है। माला क्या है? दिलीप की पत्नी है। लिखता हूँ दिलीप। दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है? हमें जो है दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऐसे लिख करके देख लेना है। अब देखिए क्या बोला गया है? अरुण रोहित का पिता है। ये अरुण है, ये क्या है? रोहित का पिता है। इसका पिता हो गया रोहित का। ठीक है, रोहित माला का भाई है। ये रोहित क्या है? इस माला का भाई है। रोहित हो गया माला का भाई। ठीक है, माला दिलीप की पत्नी है। माला क्या है? दिलीप की पत्नी है। ये हो गया पत्नी, दिलीप की पत्नी है। दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है? तो देखिए माला का भाई ये सॉरी माला का भाई क्या है? रोहित है। माला का भाई क्या है? रोहित है। और माला क्या है? दिलीप की पत्नी है। तो हमें रोहित और दिलीप में क्या करना है? संबंध देखना है। तो देखिए माला का भाई हुआ रोहित। ठीक है, माला का पति हुआ दिलीप। तो रोहित जो है दिलीप को क्या कहेगा? हमें जो है दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है ये बताना है। दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है? तो ये जो रोहित है ये दिलीप को क्या कहेगा? दिलीप को कहेगा जीजा, क्योंकि अपने दीदी के पति को क्या कहेंगे? जीजा कहेंगे। तो रोहित जो है दिलीप को कहेगा जीजा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जीजा।